नमस्कार। आज हम एक अकादमिक जर्नल की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई नया आज़ाद हुआ राष्ट्र खुद को कैसे समझता है, अपनी पहचान कैसे बनाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक देश अभी अभी आजाद हुआ है। वो अपनी पहचान, अपने समाज की बनावट, अपनी चुनौतियों को समझेगा कैसे? अब देखिए, आज़ादी के ठीक बाद भारत के लिए इस मुश्किल सवाल का जवाब एक अकेली अकादमिक पत्रिका के पन्नों में छिपा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नया राष्ट्र और उसके लिए एक नया जर्नल। साल था 1952। सोचिए, भारत को आज़ाद हुए महज 5 साल हुए थे। माहौल कैसा होगा। और ठीक उसी साल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का पहला अंक छपता है। ये एक तरह से एक नए राष्ट्र के बौद्धिक जन्म का प्रतीक था। और इस पूरी पहल के पीछे एक बड़ा नाम था, जे.एस. घुर्ये। उन्हें भारत में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी का फाउंडर मतलब संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सिर्फ इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ही नहीं बनाई, बल्कि इस बेहद जरूरी जर्नल की शुरुआत भी की। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह जर्नल सिर्फ कोई एकेडमिक पब्लिकेशन नहीं था। नहीं, ये एक डिलिबरेट एफर्ट था, एक सचेत प्रयास था। औपनिवेशिक सोच, उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने का मकसद साफ था, भारत को एक भारतीय नजरिए से समझना। तो अब सवाल ये था कि भाई शुरुआत कहाँ से करें। इतना बड़ा, इतना डाइवर्स समाज, इसको समझना शुरू कैसे किया जाए। तो शुरुआती दशकों में समाज शास्त्रियों ने उन चीज़ों पर फोकस किया जो भारतीय समाज की बिल्कुल नींव थीं, जैसे कि जाति व्यवस्था की परतें, आदिवासी समुदायों की बनावट, परिवार, शादी, रिश्तेदारी जैसी संस्थाएं, और हाँ, गांव और शहर की जिंदगी का ताना बाना। ये एक तरह से अपने ही समाज का नक्शा बनाने जैसा था, बिल्कुल स्क्रैच से। और जैसे जैसे देश इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे ये जर्नल भी, देखिए ना, शुरू में ये साल में 2 बार छपता था, फिर 3 बार हुआ, और अब हर 3 महीने में आता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में सोशियोलॉजिकल रिसर्च की रफ्तार और इसकी गहराई कितनी बढ़ गई है। लेकिन जाहिर है समय के साथ भारत बदला, बहुत बदला, और इस जर्नल को भी उस बदलते भारत पर रिएक्ट करना था। 80 का दशक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पूरे देश में पावरफुल सोशल मूवमेंट्स खड़े हो रहे थे। किसान, मजदूर, दलित, महिलाएं, हर कोई अपनी आवाज उठा रहा था, और इन आंदोलनों की गूंज ने समाजशास्त्र को भी एक नई दिशा दे दी। अब सोशियोलॉजी सिर्फ एक टॉप डाउन नजरिया नहीं रहा, इसमें सबॉल्टन स्टडीज जैसे नए आइडियाज आए। मतलब इतिहास को हाशिए पर खड़े लोगों की नजर से देखना। फिर पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट नजरिए भी आए, और नतीजा ये हुआ कि जो आवाजें अब तक अनसुनी थीं, किसानों की, मजदूरों की, निचली जातियों की, वो अब एकेडमिक बहसों के सेंटर में आने लगी। और जब ये नई आवाजें आईं, तो उन्होंने कुछ पुरानी बहसों को भी एक नया रूप दे दिया, खासकर जाति, पावर और जस्टिस के सवालों पर। और यहां पे विचारों का एक बड़ा टकराव दिखता है। एक तरफ थे एम.एन. श्रीनिवास। वो मानते थे कि जाति व्यवस्था के अंदर भी बदलाव और सोशल मोबिलिटी संभव है। वहीं दूसरी तरफ ए.आर. देसाई जैसे विचारक थे जो मार्क्सिस्ट नजरिए से देख रहे थे। उनका फोकस था असमानता पर, पावर स्ट्रगल पे। और सच कहूं तो ये बहस आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो जाति पर जो दशकों तक बहस चली, उसे हम मोटे तौर पर 3 नजरियों से समझ सकते हैं। पहला, ट्रेडिशन का नजरिया, जो कहता है कि ये एक धार्मिक, कठोर सिस्टम है। दूसरा, पावर का नजरिया, जो इसे एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर देखता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, अपमान का नजरिया, यानी भेदभाव का वो लिव्ड एक्सपीरियंस जो हाशिए पर खड़े लोग महसूस करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा आज के दौर में आते हैं। हाल के सालों में इस जर्नल ने और भारतीय समाजशास्त्र ने एक लंबा सफर तय किया है, और अब ये ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। अब जरा जर्नल के टॉपिक्स पर नजर डालिए। एक हालिया आर्टिकल का टाइटल मिडिल ईस्ट में महिला मजदूरों के माइग्रेशन पर है। इससे क्या पता चलता है कि अब दायरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अब बात ग्लोबल लेबर और माइग्रेशन जैसे मुद्दों की हो रही है। या फिर ये वाला देखिए, डिजिटल सिस्टरहुड, कितना मॉडर्न टॉपिक है। ये दिखाता है कि सोशियोलॉजी अब टेक्नोलॉजी, जेंडर और आज के दौर में बन रहे नए नए ऑनलाइन समुदायों को भी समझने की कोशिश कर रहा है। और ये आखिरी उदाहरण तो और भी दिलचस्प है, अमेरिका में रह रही हिंदू महिलाएं और धार्मिक राष्ट्रवाद। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है।
ये दिखाता है कि जर्नल अब ग्लोबल पॉलिटिक्स, डायस्पोरा और धर्म जैसे पेचीदा मुद्दों पर भी काम कर रहा है। और फिर 2017 में एक और बड़ा मील का पत्थर आया। जर्नल ने एक बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर सेज पब्लिकेशंस के साथ पार्टनरशिप की। इस एक कदम ने इसकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग और ग्लोबल रीच को कई गुना बढ़ा दिया। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं आत्मज्ञान की शक्ति के बारे में, द पावर ऑफ सेल्फ नॉलेज। देखिए, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की कहानी सिर्फ एक जर्नल की कहानी नहीं है। ये तो भारत में समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की एक पूरी की पूरी डिसिप्लिन की कहानी है। अपनी आवाज खोजने की, अपने सवाल पूछने की और सबसे जरूरी अपने जवाब खुद ढूंढने की कहानी। और इससे जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि जब कोई समाज अपनी शर्तों पर अपने नजरिए से खुद को पढ़ता है, खुद को समझता है, तो यही तो असल में बौद्धिक स्वतंत्रता है, यही असल तरक्की है। तो चलिए आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हमारा समाज आज खुद को समझने के लिए, अपनी कहानी कहने के लिए किन इंटेलेक्चुअल टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है? सोचिएगा जरूर।